हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन के बारे में। तो हम लोग समझेंगे कि मोशन क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जो आप क्लास 9th में जो चीज़ें पढ़ते हैं, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो सेम चीज़ें मिलती हैं। वहाँ आप पढ़ेंगे 1D, जहाँ आप यहाँ मोशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वहाँ 1D 2D के फॉर्म में पढ़ते हैं आप। तो आपका जो मोशन है अगर अभी से स्ट्रांग होगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जितने बच्चों ने अगर 9th ली है तो ये सोच के 9th ली है कि कहीं ना कहीं उन्हें साइंस बैकग्राउंड में ही वर्क करना है, चाहे वो आपको नीट देनी हो, MBBS करना हो, या चाहे आपको JEE देनी हो। तो आपको जो है आप ये समझ के चल रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ी ही फील्डों में काम करना है, आपको साइंस पे ही काम करना है। तो आप अभी भी जो 9th का जो चैप्टर होता है ना, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको 12th तो पास ही करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग जो मोशन पढ़ रहेंगे वो इस तरीके से भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि आपका जो 9th का है वो भी तो कवर होगा, साथ साथ जब आप 11th में जाएंगे ना तो आपका जो बेसिक लेवल होगा वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो आपको बहुत ही मजा आएगा। 11th में जाने के बाद भी आप बहुत स्मूथली तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको जो क्लास चैप्टर 9th का जो मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूँ मोशन, तो और उसमें जो है दो चीज़ें, मोशन और रेस्ट। क्या होते हैं दोनों? रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है? इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हुए हैं सब के सब रिलेटिव है। एवरीथिंग इज रिलेटिव। अगर आप मोशन कह रहे हो तो ये बताओ किसके रिस्पेक्ट में मोशन में कह रहे हो? आपका ऑब्जर्वर कहाँ है? आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? रेफरेंस पॉइंट मेरे बच्चों, रेफरेंस पॉइंट मतलब होता है कि आप जो बैठ के देखने वाला पर्सन है, जो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, उसको जहाँ पर वो बैठा हुआ होता है उसकी जो पोजीशन होती है उसी को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस कोई लंबी चौड़ी में डिफिनेशन नहीं बताऊंगा। रेफरेंस का मतलब यही होता है कि आपका ऑब्जर्वर बैठ के चीज़ों को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, उस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ रेफरेंस पॉइंट, या उसी को हम बोल देते हैं ओरिजिन। क्या बात समझ में आई? अब जितनी भी चीज़ें, चाहे मैं रेस्ट की बात करूं, चाहे मैं मोशन की बात करूं, सब की सब रिलेटिव होती हैं। तो पहले ये डिसाइड करो कि ऑब्जर्वर है कहाँ, देखा कहाँ जा रहा है। जैसे मैं कहूँ आपसे बात बेसिकली करूं कि आप जो है जब ट्रेन पे बैठे हो या जब आप बस पे बैठे होते हो, तो जब बस चलती है, आप बस में बैठे हो, बस चल रही है, कोई जो है कोई बच्चा ग्राउंड पे खड़ा है तो उसे क्या दिखता है? उसे क्या दिखेगा कि जो बस है वो चल रही है। पर आप जब बस में बैठे हो तो आपको क्या दिखता है कि जो आसपास के पेड़ पौधे हैं, चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो क्या है, पीछे की तरफ दौड़ रही हैं। तो अब देखिए, आप जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा था, जो बच्चा ग्राउंड पे खड़ा था, उसके रिस्पेक्ट में तो आप चल रहे थे। पर जब आप बस में बैठे तो आपके रिस्पेक्ट में क्या है कि पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स चल रही हैं। तो कहने का मतलब है रेस्ट या मोशन जो होता है वो डिफाइन करता है कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, देखने वाला कहाँ पर है, किस फ्रेम में है। अगर देखने वाला मूविंग फ्रेम में है तो उसे चीज़ें हो सकता है रेस्ट पे दिखे, या जो देखने वाला चीज़ें अगर रेस्ट पे है तो उसे चीज़ें मूविंग दिखे। तो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ पे है। तो रेस्ट क्या होती है, इस पे बात करते हैं। रेस्ट का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पर्सन की पोजीशन अगर वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है, टाइम तो बदलता जा रहा है पर उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। जैसे मैं आपको बेहतर एग्जांपल दूं, आप शाम को सो जाते हो बेड पे। जब आप बेड पे सोते हैं तो क्या सुबह आप उसी बेड पे ही मिलते हैं जिस बेड पे आपने सुबह शाम को सोया था? आपने जिस बेड पे शाम को आप सोए थे, क्या सुबह जब उठते हैं तो क्या उसी बेड पे मिलते हैं? हाँ सर। क्या ये बताइए आपकी पोजीशन चेंज हुई? नहीं सर, मैं उसी बेड पे सोया था शाम को और सुबह उसी बेड पे उठा। पर क्या टाइम चेंज हो गया? हाँ सर, मैं शाम को सोया था 10 बजे सोया था, सुबह 6 बजे उठा, तो टाइम तो चेंज हुआ पर मेरी पोजीशन नहीं चेंज हुई। तो मैं खुद को क्या मानूंगा? क्या मैं उतने टाइम क्या था, रेस्ट था, मैं रेस्ट में था। तो वही कहने का मतलब, रेस्ट का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो उसे हम रेस्ट मान लेते हैं। मोशन क्या है? आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, स्कूल के लिए निकल जाते हैं। क्या जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आप उठ के मंजन, ब्रश, नहाना धोना, स्कूल जाना, आप ये सारी चीज़ें करते हैं। आप उस दौरान आप अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। कभी आप बाथरूम जा रहे हैं, कभी आप जो है स्कूल जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन क्या आप टाइम टू टाइम चेंज करते जा रहे हैं। तो जब कभी आपकी पोजीशन या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही हो, बदल रही हो, तब उसे हम कह देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन क्या है, मोशन में है। अब हम कैसे पता चले एयर का मोशन? आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि आप एयर की मोशन को कैसे पता लगाते हैं।
एयर के मोशन को पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब आप देखते हैं कि जब जो डस्ट पार्टिकल हो रहा है या जो लीफ है या जो प्लांट की ब्रांचेज हैं जिस डायरेक्शन में मोशन करती हैं, मूव करती हैं, फ्लो करती हैं, क्या वही डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन, उस लीफ की डायरेक्शन, उस डस्ट की डायरेक्शन की डस्ट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उड़ रहा है, उसी की डायरेक्शन को देख के हम बता देते हैं जो एयर की डायरेक्शन है क्या वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपकी डस्ट या लीफ या जो ट्री की ब्रांचेज हैं जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं या जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं क्या वही डायरेक्शन आपकी एयर की डायरेक्शन हो जाती है। तो यहाँ एनसीईआरटी लिखती है कि जो मोशन है ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ द डस्ट, लीव्स एंड ब्रांच ऑफ ट्री हो, डस्ट हो, लीफ हो, इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन को देख के हम एयर की डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। क्या यहाँ तक कंफर्म है? या फिर आप कैसे पता लगाते हो? अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, जब अर्थ मूव करता है तो क्या होता है सर, अर्थ जब मूव करता है तो आपका सीजनल वेरिएशन आता है। सीजनल वेरिएशन का मतलब सर क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो सीजनल वेरिएशन कहलाती हैं। तो जब अर्थ रोटेट कर रहा है तभी तो हो रहा है। या सनसेट सनराइज कैसे हो रही है, अर्थ के रोटेशन से हो रही है। अब सर अर्थ तो रोटेट कर रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है कि आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है पर हमें दिख नहीं रही है, क्यों? मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैंने बार बार कहा है कि चीज़ें एवरीथिंग इज रिलेटिव है। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट, दो पर्सन, दो दोस्त, ये दोनों दोस्त अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तो ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट में क्या होंगे। जैसे मान लो एक दोस्त है, ये दोस्त है, दोनों, अगर मैं कहूँ ये जो आपका दोस्त है अगर 30 किलोमीटर पर सेकंड से गाड़ी चला रहा है और ये भी 30 किलोमीटर पर सेकंड से ही गाड़ी चला रहा है और दोनों सेम जगह से स्टार्ट किए चलाना, तो अब ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में कैसे होंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में ये दोनों कैसे देखेंगे, रेस्ट में देखेंगे। जब ये दोस्त अपने इस दोस्त को देखेगा तो उसे लगेगा कि ये रेस्ट पे है और ये दोस्त जब इस दोस्त को देखेगा तो उसे लगेगा कि ये रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों दोस्तों का टाइम के साथ पोजीशन सेम रेट में चेंज हो रहा है। जितनी तेज उसकी पोजीशन चेंज हो रही है उसी रिस्पेक्ट में आपके दोस्त की भी पोजीशन चेंज हो रही है। आप दोनों दोस्त एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, पर किसी तीसरे दोस्त को जो कि ग्राउंड पे खड़ा हो, मोशन में नहीं हो, तो उसे क्या दिखेगा कि आप दोनों लोग क्या कर रहे हो, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, साथ साथ मूव कर रहे हो, पर आप एक दूसरे को कैसे दिखोगे, रेस्ट में दिखोगे। सेम वही कंडीशन होती है जब हमारी अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ पे जितनी चीज़ें होती वो सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं। और जब सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी, जैसे मान लो मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, अर्थ रोटेट कर रही, मैं रोटेट कर रहा हूँ, अर्थ का सारा एटमॉस्फेयर रोटेट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें सेम स्पीड से जब रोटेट करती हैं तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, अभी आगे हम चल के पढ़ेंगे, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हमें वो सारी चीज़ें रेस्ट पे दिखती हैं। पर किसी बंदे को आप मून पे बैठा दो, अब उसे क्या होगा, जब वो मून पे बैठेगा या सन पे बैठेगा, जब सन पे बैठ के देखेगा तो अर्थ उसे घूमती नजर आएंगी, रोटेट करते नजर आएंगे। पर आप अर्थ के फ्रेम में रह के आप ये नहीं बता सकते हो कि अर्थ रोटेट कर रहा है, आप ये देख नहीं पा रहे हो कि अर्थ रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब जितनी स्पीड से आपकी अर्थ रोटेट कर रही है सेम उसी स्पीड से आप भी रोटेट कर रहे हो, तो आप दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जा रही है वो जीरो हो जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में आप रेस्ट पे दिख रहे हो, जैसे आपका दोस्त और आप जब सेम वेलोसिटी से जा रहे थे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रेस्ट पे देख रहे थे। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो यही मैंने यहाँ सारी चीज़ लिख रखा है कि मोशन क्या होता है। एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि मोशन जो होती है ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि क्योंकि आप मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो, कभी कभी एक मोशन कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कभी कभी वो किसी सर्किल में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, कभी कभी वो रोलिंग करेगा। तो ये अलग अलग टाइप के जो होते हैं मोशन होते हैं, इसलिए कहा जाता है, एनसीईआरटी लिखती है कि जो मोशन होती है हमारी वो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ें होती हैं। कभी कभी एक ही मोशन में आपको सर्कुलर मोशन भी देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन देखने को मिलेगा, ठीक है, रोलिंग जो है देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से जो आपकी मोशन हो जाती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब इससे हम आगे बढ़ें तो हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। अब क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी ये जो होती हैं ये दो टाइप की होती है, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। स्केलर का मतलब क्या समझे? स्केलर का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी। बहुत सारे लोग बताते हैं कि फिजिकल स्केलर क्वांटिटी उन्हें कहते हैं जिनके पास डायरेक्शन होता है। नहीं मेरे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी उन्हें कहते हैं
ऐसी फिजिकल स्केलर क्वांटिटी हम उन्हें कहते हैं जिनके पास तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आप डिस्टेंस कहते हैं, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन करंट, आप 10th में जाएंगे, चैप्टर पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ जो करंट है वो आपकी स्केलर है, उसके पास डायरेक्शन भी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी, फिर भी वो क्या है, स्केलर है। प्रेशर, टेंशन, ये सब के सब क्या है, स्केलर, इनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी स्केलर है। तो ये कह देना कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है वही स्केलर है, ये आप अधूरी बात कर रहे हो, कंप्लीट बात नहीं कर रहे हो। वेक्टर क्या है सर? वेक्टर होता है जिसके पास तो मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए, साथ साथ में डायरेक्शन होना चाहिए, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या करना चाहिए, वेक्टर एडिशन के जो लॉ होंगे जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे वहाँ पर, उसको भी फॉलो करने चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कि एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो क्या वो स्केलर हो सकती है? यस, हो सकती है, यस हो सकती है। ठीक है, क्या ये बात समझ में? लेकिन अगर वो कोई कहे कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब वो केवल स्केलर हो सकती है, वेक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। क्या ये बात समझ में आई? बात समझ में? जैसे आप क्या पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हो वेलोसिटी पढ़ते हो, फोर्स पढ़ते हो, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके, अब आगे हम बात करें। अब मैंने यहाँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ चीज़ें जो यहाँ लिख रखी हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 9th की जो है दृष्टि से भी, और आप अगर क्लास 12th में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी आपको एज इट मिलेंगी। इसलिए हम इसको इतने अच्छे से समझेंगे कि आज ही चीज़ें आप 9th में इस चीज़ को समझ के जाएंगे तो क्लास 10th में जो है आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि जब भी आप क्लास करें, कोई भी वीडियो देख रहे हो, आप अपने पास NCERT जरूर रखें, NCERT को जरूर पढ़ें, क्योंकि आप आगे चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम को जरूर देंगे, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको NCERT पढ़ने की हैबिट अभी से डालनी पड़ेगी। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन फ्रेम करता है, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेईई हो ना, वो आपकी जो लैंग्वेज होती है वो आपकी NCERT की लैंग्वेज होती है। तो अगर आप अभी से हैबिचुअल होंगे उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, तो और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, आप अच्छी गेनिंग कर पाएंगे, अच्छी स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जब भी किसी की भी वीडियो देखें, आप NCERT को जरूर रीड करें, आप देखें कि कम से कम NCERT में है क्या जो टीचर पढ़ा रहा है, जो चीज़ें बता रहा है, क्या वो चीज़ें NCERT से बिलोंग कर रही हैं, मैच कर रही हैं। आप 100% श्योर रहिए, मैं जितनी चीज़ें आपको बताऊंगा सब NCERT से बताऊंगा, सब NCERT में लिखी हुई हैं, सब NCERT से ही बताऊंगा। पर आपको भी एक बार पढ़ना चाहिए, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बच्चों बूस्ट होगा। तो आप NCERT जरूर लेके बैठें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे थे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा एक कोई पॉइंट है, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट, ये इनिशियल को मैं आई से दिखा रहा हूँ, और यहाँ मुझे यहाँ जाना, ये फाइनल पॉइंट है। अब मैं आपको इनिशियल जो पॉइंट है मान लेता हूँ आपका ये होम है, ये आपका घर है, और ये आपका स्कूल है। ठीक है, अब यहाँ से अभी स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, और आपके एरिया, आपके आसपास में जो बच्चे होंगे, मान लो यहाँ सारे बच्चे इनिशियल, यहाँ कोई एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से आपको स्कूल जाना था, यहाँ तक पहुँचना था, फाइनल पॉइंट आपका स्कूल है, यहाँ जाना है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ बच्चे हो सकता है स्कूल जाने के लिए ये रास्ता अपनाएं, ऐसे ऐसे घूमते यहाँ तक जाए। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे ऐसे घूमते इधर से नीचे यहाँ से निकल जाए। कुछ बच्चे होता है कि अपने 2-4 दोस्तों को लेते हुए घूमते फिर जाके स्कूल पहुँचे, यहाँ आ जाए। कुछ बच्चे हो सकता है कि भैया ऐसे सीधा पहुँच जाए, ऐसे चले जाए। तो कहने का मतलब है ये इनिशियल पॉइंट थी, ये फाइनल पॉइंट थी। यहाँ तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के कई रास्ते हो सकता है। आपका मन ना हो, आप यहाँ से घूमते फिर यहाँ जाइए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, स्कूल से छुट्टी होती, घर जाना होता है, पर मार्केट बाजार या दोस्तों से मिलते हुए घूमते फिर जाके घर पहुँचते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अलग से जा रहे हैं। अब कुछ अच्छे जो और बच्चे होंगे वो क्या करते हैं कि उन्हें स्कूल से जैसे ही छुट्टी पाएंगे वो डायरेक्ट घर को निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि ये बच्चा 1 है, ये एक स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा स्टूडेंट है, ये चौथा स्टूडेंट है। अब इन चारों स्टूडेंट के लिए जो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुँचने के लिए ये अलग अलग रास्ते, अलग अलग पाथ का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं।
तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से या तीनों जगह में से कहीं से आप ये जो आप एक्चुअल जो पाथ की लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते थे, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, किसी एक बच्चे के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है जिस भी रास्ते पे वो जा रहा हो, चाहे इस रास्ते पे, चाहे इस रास्ते पे, चाहे इस रास्ते पे, चाहे इस रास्ते पे, उस बच्चे के द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की गई हो, जितनी दूरी तय की गई होती है उसे हम बोल देते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज गिवन टाइम, किसी दिए गए टाइम में किसी बॉय के द्वारा, किसी स्टूडेंट के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, जितना डिस्टेंस को कवर कर, जितना पाथ को कवर कर रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। क्या बात समझ में? ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। हो सकता है कोई बच्चा इधर से घूम के जा रहा हो, कोई इधर से जा रहा हो, कोई इधर से जा रहा हो, कोई और ऊपर से घूम के जा रहा हो, तो सबके लिए डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट जो पाथ होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, किसी दो पॉइंट के बीच में क्या केवल एक ही शॉर्टेस्ट पाथ हो सकती है? एक से अधिक तो शॉर्टेस्ट पाथ हो नहीं सकता। सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी, मैंने यहाँ लिखा है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब उससे छोटा पाथ हो ही ना, वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या वो केवल एक ही हो सकती है? यहाँ से यहाँ तक का जाने का सबसे छोटा मार्ग, सबसे छोटा रास्ता क्या एक ही हो सकती है? तो आप ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस जो हो सकती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के लिए अलग अलग हो सकती है, पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है केवल एक हो सकता है, और वो भी क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। या इसे जब 11th में पढ़ते हैं तो थोड़ा क्या बोल देते हैं वहाँ पर, वो बोलते हैं कि ऐसी कोई पाथ जो कि इनिशियल वेक्टर एंड फाइनल वेक्टर को ज्वाइन करने वाला जो पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इनिशियल वेक्टर एंड फाइनल वेक्टर को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को मेरे बच्चे बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। कोई अंतर नहीं है। इससे आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन आपको अच्छे से बनते हैं। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर मुझे डिस्टेंस का फार्मूला याद है, मुझे वेलोसिटी का फार्मूला याद है, सारी चीज़ें याद है, पर मैं जब न्यूमेरिकल करने बैठता हूँ सर मुझे होता नहीं, क्योंकि उनका जो थ्योरी वाला पोर्शन वो अच्छे से कवर नहीं रहता। तो मैंने क्या बोला कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल वेक्टर एंड फाइनल वेक्टर को जोड़ने वाला या इनका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनके बीच में, वही क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फिर अलग पे आ जाते दूसरे पे क्या कहना चाह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस होती है नेवर डिक्रीज एंड नेवर नेगेटिव। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या डिस्टेंस कभी जो है डिक्रीज हो सकती है? अगर आप कहीं चलना स्टार्ट कर दिए हैं तो वही मैंने कहा ना कि आपका जो डिस्टेंस होती है वो आपके द्वारा कवर की गई दूरी, तो क्या कभी कवर की गई दूरी नेगेटिव हो सकती है? या आप ये कह दें कि ये मैंने इतनी दूरी कवर की, नेगेटिव हो सकती है? तो जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी या जीरो हो सकती है। जीरो सर कब होगी? जीरो इस कंडीशन में होगी जब आपने ट्रेवल करना स्टार्ट ही नहीं किया हो, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, उसने जीवन में कभी मोशन ही ना किया हो, तभी केवल डिस्टेंस आपकी जीरो हो सकती है। वरना अगर अभी एक बार भी कोई भी पार्टिकल, कोई भी पर्सन अगर एक बार उसने मोशन करना स्टार्ट किया है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं डिस्टेंस सर जीरो है, इसका मतलब वो पार्टिकल, वो पर्सन कभी भी जीवन में मोशन करना स्टार्ट ही नहीं किया। तो यहाँ मैंने वो पॉइंट लिख रखा है कि डिस्टेंस जो होती है ना तो कभी डिक्रीज होती है ना तो कभी निगेटिव होती है, ऐसा आप नहीं कह सकते। पर डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। इस बात को कैसे समझें? जैसे मैं कहूँ कि ये कोई इनिशियल पॉइंट है, ये आपका कोई फाइनल पॉइंट है, ठीक है, ये इनिशियल रहा, ये फाइनल पॉइंट रहा। अब यहाँ से आप ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। अभी आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन पे चलने पे क्या होता है, जो आपका डिस्टेंस, आपकी जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ मेरे बच्चों ध्यान में रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मुझे आपको केवल 9th ही नहीं समझाना है, आपको आगे भी तो बढ़ना है। मैं अभी आपको बता दूं कि हाँ सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, ये गलत है। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आप यहाँ लिख रहे हो कि सर एक स्केलर है, ये वेक्टर है। जब एक स्केलर एक वेक्टर दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं तो कैसे दोनों इक्वल हो सकते हैं? हाँ ये हो सकता है कि मैं ये कह दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेरे बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं कहूँ कि 1 kg आप क्या करो, 1 kg आप जो है शक्कर ले लो और 1 लीटर आप क्या ले लो, मिल्क ले लो, तो 1 जो है वो मैग्नीट्यूड है, वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो तो सेम हो सकता है। तो क्या लीटर और केजी सेम हो सकते हैं? नहीं सर। ठीक उसी प्रकार डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो दोनों क्या है, एक वेक्टर है एक स्केलर है। तो मैं कभी नहीं जीवन में भूल के भी एक गलती नहीं कर सकता कि मैं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कर दूं। हाँ, ये मैं कह सकता हूं जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। जैसे मैंने वही शक्कर और अभी मैंने आपको जो है मिल्क वाली बात समझाई। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ आप स्ट्रेट लाइन पे चलते जा रहे हो तो जो आपकी डिस्टेंस है इस पार्टिकल द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल की जा रही डिस्टेंस है वो क्या है, ये डिस्टेंस है, ये 5 मान लेता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए 5 कवर कर रहा है। तो इस कंडीशन में जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है तो उसका डिस्टेंस और उसके डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, इस बात को ध्यान में कि मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं। क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई। पर अब यहाँ देखिए, आप मैं इसको समझा पाया, इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, इनिशियल पॉइंट थी, ये फाइनल पॉइंट थी, डिस्टेंस हो गई। अगर ये यहाँ से चल के फिर क्या करे, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ से लौटता हुआ फिर से वहाँ उसी रास्ते को फॉलो करके जहाँ से उसने दूरी चलना स्टार्ट की थी वहीं पे आके फिर से वो रुक गया। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर डिस्प्लेसमेंट तो आपने बताया शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल एंड फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मेरे बच्चों यहाँ पर आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, क्या आप लास्ट में वहीं पे आ गए तो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया 0 हो गया? क्या सेपरेशन बचा? क्या यहाँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई गैप है? नहीं सर, मैंने जहाँ चलना स्टार्ट किया था मैं उसी पॉइंट पे आ गया तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 हो गया। अब क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप जब इधर चलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं, एक्स ए पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये वाई पॉजिटिव होती है, ये नीचे की तरफ वाई नेगेटिव होती है और इधर आपकी एक्स नेगेटिव होती है। जब आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो आप डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, या आप जो है डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब आप इस डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर देखिए कि मैं कहा कि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप यहाँ तक गए, आप आते गए, यहाँ पर आपने पहुँचे, यहाँ पर पहुँच के आप फिर इधर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दी, यहाँ आप बढ़ना स्टार्ट की। अब क्या हुआ इस कंडीशन में, आपने स्टार्ट तो यहाँ किया था मेरे बच्चों, आपने स्टार्ट यहाँ किया था, आप यहाँ गए, यहाँ आने के बाद यहाँ क्या आपके यहाँ तक पहुँच के आपकी जो डिस्प्लेसमेंट थी 0 हो गई। अब आप निगेटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये तो इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव, तो आप निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे बच्चों वो निगेटिव हो जाएगा। क्या ये बात मैं समझा पाया आपको? क्या ये बात समझ में आई? ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको 11th में एज इट मिलेंगी और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें लिखी हैं कहीं ना कहीं। तो आप बात समझे, एनसीईआरटी हमारी जो होती है वो गागर में सागर भरने का काम करती है। वो छोटी लिखती है, बाकी टीचर के ऊपर छोड़ती है कि टीचर उसे समझाए, एक्सप्लेन करे। तो ये बात मैं आपको यहाँ पर जो लिखा है, क्या मैं समझा पाया कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चा पॉजिटिव हो सकती है। जब जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा हो उधर ही जाती जाए तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। जैसे मैं कहूँ कि इस कंडीशन में क्या था, यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, तो इस कंडीशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस की तरफ है, पर यहाँ 0 हो गई जहाँ यहाँ पर स्टार्ट किया था, और फिर यहाँ पर स्टार्ट करके स्टार्ट यहाँ किया, फिर लौट के फिर वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और लौटने के बाद फिर वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आने लगा तो उससे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या समझा पाया? फिर थर्ड पॉइंट देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इज 0। कब मेरे बच्चों, मैंने क्या बताया, डिस्टेंस कब जो होगी वो 0 हो सकती है। ये केवल एक ही कंडीशन हो सकता है कि जब उस ऑब्जेक्ट ने कभी मोशन करना स्टार्ट ही नहीं किया हो, तभी ही आपकी जो डिस्टेंस होती है वो आपकी 0 होगी। यहाँ मैंने लिख दिया है कि डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑब्जेक्ट 0 देन जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है आपकी कभी भी क्या हुआ, वो मोशन करना स्टार्ट नहीं की, मतलब वो कैसी थी, रेस्ट में थी, वो रेस्ट में ही है। डिस्टेंस तभी आपकी 0 हो सकती है जब बॉडी कैसी हो, मस्ट भी रेस्ट में होनी चाहिए, तभी डिस्टेंस आपकी 0 हो सकती है। अन्यथा अगर एक बार बॉडी आपकी चलना मूव करना स्टार्ट कर दी, रेस्ट को छोड़ दी, तो उसका डिस्टेंस कभी भी ना तो 0 हो सकता है और ना ही निगेटिव हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। पर डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ लिखा इफ इट इज 0, अगर D0 है उसके 2 कंडीशन हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको 0 आ रहा उसके 2 कंडीशन है, या तो उस पार्टिकल ने रेस्ट से मोशन स्टार्ट ही नहीं किया, वो पार्टिकल रेस्ट पे ही है, या फिर उसने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहाँ पे फिर से लौट के आ गया, तो उस कंडीशन में भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो यहाँ मैंने लिखा इफ इट इज अ 0 देन बॉडी आइदर एट रेस्ट
और पासिंग थ्रू इनिशियल पोजीशन, जहाँ से उसने चलना किए स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँच गया, या तो फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहा होगा तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जीरो होने की केवल एक ही शर्त है मेरे बच्चों कि बॉडी मस्ट बी रेस्ट, अभी भी पार्ट की या जो बॉडी है आपकी मोशन स्टार्ट नहीं की तभी उसका डिस्टेंस जीरो हो सकता है। क्या मैं बात समझा पाया? फिर नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ क्या कह रहा है, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ पर बाबू, यहाँ पर मेरे बच्चों क्या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर पहुँचने के लिए अलग अलग बच्चे अलग अलग रास्ते को चूज कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते से जा सकते हैं। कोई बच्चा इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कि कोई इधर से। पर क्या सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ हो सकती है, सबसे शॉर्टेस्ट पास हो सकती है यहाँ इनिशियल और फाइनल के बीच में, क्या यही सकता है? और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे दिखाते हैं, इसे किसके दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। कभी कि अभी एस दिखाएंगे, कभी कैपिटल एस दिखा देंगे, कभी स्मॉल एस, ठीक है। तो ये इसको ऐसे दिखाते हैं, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। तो मैंने वही कहा कि देयर इज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चों, किन्हीं दो फिक्स पॉइंट, किन्हीं दो फिक्स बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस जो हो सकती है वो अलग अलग हो सकता है। कोई जो है स्टूडेंट इस पाथ को फॉलो कर सकता है, कोई इस पाथ को फॉलो कर सकता है, कोई इस पाथ को फॉलो कर सकता है। पर क्या डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है वो केवल एक ही हो सकता है, केवल एक ही हो सकता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैंने यहाँ लिखा कि देयर इज ओनली वन यूनिक वैल्यू, केवल एक ही वैल्यू मिलेगी ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फिक्स, किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की केवल एक ही वैल्यू मेरे बच्चा मिलती है, जबकि जो डिस्टेंस होती है उसकी अलग अलग वैल्यू आपको देखने को मिलती है। क्या इतनी बात समझ में आई है? क्या आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है? क्लियर है? कमेंट आप जरूर करिएगा अगर आपको क्लियर हो रहा हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, मैं फिर से इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी जो लिखती है, मैं थोड़ा यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे पास स्पेस कम है बच्चों, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा दिखाना चाहूँ। देखिएगा, एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया है स्ट्रेट लाइन के मोशन के थ्रू में। इसने बताया है ये 0 है, फिर उसने ऐसे मार्क कर रखा है 5, 10, 15, इसके बाद आपका ये है 20, 25 पे उसने क्या रखा है, यहाँ पर उसने लिख दिया है B, फिर इसके बाद 30, फिर यह है 35, यहाँ उसने C रखा है, फिर यहाँ आपका 40, 45 है ना, इसके बाद आपका 50, सो 1 लास्ट में 60 है। ये पॉइंट ए है। अब उसने क्वेश्चन पूछा है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है आप देखिएगा, उसमें उसने पूछा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो अपना ओ से चलना स्टार्ट करता है और बी तक जाता है, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगी। तो क्या ओ से बी तक जाने का रास्ता यही है? क्या यही जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है? और मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो क्या ओ से बी तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या वो 25 मीटर होगा? अगर ये मीटर में है, अगर ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर, वैसे किलोमीटर में दे रखा तो मैं किलोमीटर में ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो भी 25 ही होगा किलोमीटर? क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे क्या अभी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, क्या उसने अभी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल और फाइनल की पॉइंट के बीच में अभी भी जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है यही मिलने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। पर अगर उसने ये क्वेश्चन फिर दोबारा पूछा उसने कि बताओ कोई ऑब्जेक्ट ओ से होते हुए पहले ए पे जाता है, फिर ए से लौट के फिर से वो बी पे आता है, तो बताओ तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या ओ से ए तक जाने पे 60 किलोमीटर हो गया, यहाँ तक 60 किलोमीटर हो गया, फिर वो बी पे आया, कितने पे आया? बी पे आया, तो बी पे आने में कितना टाइम हुआ? 60 में से आप 25 माइनस करेंगे, क्या आपको 35 मिलेगा? देखिएगा ये 5 हो गया, यहाँ कितना बचा है आप, ठीक है, यहाँ कितना बचा, ठीक है, एक मिनट देखिएगा, 35 हो गया। तो क्या 60 तो पहले चला, ए से ओ तक 60 चला, और फिर वो बी तक आने के लिए 35 और चला। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या 95 किलोमीटर टोटल चला। पर आपसे अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगी। क्या डिस्प्लेसमेंट, या इनिशियल पॉइंट यही था, अभी भी इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनली कहाँ पर पहुँच गया पार्टिकल, क्या फाइनली पार्टिकल बी पे आ गया। तो क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का अभी जो शॉर्टेस्ट पाथ है यही है। तो अभी भी जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड उसका वो अभी भी कितना है, 25 किलोमीटर ही है।
तो क्या ये बात समझ में आई? आपके और सारे उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन आप बनाइए। अगर वो सारे क्वेश्चन आपको बन जा रहे हैं, इसका मतलब आपको मैंने जितने समझाए वो सारी चीज़ें आपको समझ में आए हैं। और अगर आपसे नहीं बनते तो आप कमेंट करिए, मैं उस सारे क्वेश्चन को फिर से क्या करूँगा, यहाँ इस बोर्ड पे लिखूँगा और आपको समझाऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।